इस प्रैक्टिस सेट में, हिंदी की प्रैक्टिस सेट में, ये खास करके जो यूपी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, और ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और लेखपाल का जो अभी एग्जाम होने वाला है, खास करके उसी पर्पज से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट की सबसे खास बात ये है कि जो आपके 28 चैप्टर हैं, जो आपके 28 चैप्टर हैं हिंदी में, यानी उन सारे चैप्टर से हमने एक एक दो दो क्वेश्चन लिए हैं, और ये धुरंधर सीरीज का सेट 3 लगाने जा रहे हैं हम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इस सीरीज को आप फॉलो करें, क्योंकि ये जो सीरीज है आपको पूरे सिलेबस को एक बार में ही दिखाती है, मतलब पूरा सिलेबस आप देख सकते हो कैसा होता है, ठीक है ना। और सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन वही क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, और हर क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुंदेली जो भाषा है, बुंदेली जो भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यानी बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए बुंदेली का जो विकास है वो हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है ये? सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं? देखो आपकी बुंदेली हो गई एक, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से बुंदेली हो गई, बांगरू हो गई। कौन सी हो गई? बांगरू। बांगरू कहाँ बोली जाती है? ये हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली हो गई, बांगरू हो गई, और आपकी है कन्नौजी। कौन सी है? कन्नौजी। और एक है आपकी कौन सी? एक हो जाएगी आपकी ब्रिज भाषा। कौन सी हो जाएगी? ब्रिज भाषा। ये कहाँ बोली जाती है? मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा हो गई। और एक और है आपकी, वो कौन है? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। ये 5 उपभाषाएं हैं कह सकते हो आप, जो कि सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। यानी सौर सैनी अपभ्रंश से कितनी भाषाएं निकली हैं? 5। ठीक है। हिंदी जो मतलब जो हिंदी का विकास हुआ है ये 3 अपभ्रंश से हुआ है। एक तो आपका सौर सैनी अपभ्रंश हो गया, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं? इससे निकली है ABC। ट्रिक है इसकी ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों कहां से निकली है? किस अपभ्रंश से? तो अर्धमागधी से। तीसरा अपभ्रंश कौन सा है? तीसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से भी कितनी निकली है? 3 निकली है। कौन सी निकली है? BMM, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों किससे निकली है? मागधी अपभ्रंश से। तो आपको इतनी बातें इससे याद रखनी है। अपभ्रंश कितने अपभ्रंश है जिससे हिंदी की जो भाषा है उसका विकास हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ठीक, 3 तो ये हो गए। सौर सैनी अपभ्रंश में कितनी है आपकी उपभाषाएं? 5 हैं। और अर्धमागधी में कितनी है? 3 है। मागधी में कितनी है? 3 है। ठीक है। आपसे पूछे बोलियां कितनी हैं, तो हिंदी भाषा की बोलियां कितनी प्रमुख? तो 18 बोलियां हैं। कितनी है? 18 बोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? यहाँ पे पूछा है तालु से नहीं टकराती है, यानी ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालु से नहीं होता है? तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, उच्चारण स्थान के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका ओष्ठ, या ओष्ठ है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसमें हम जानते हैं क वर्ग के सारे किस में आते हैं? क वर्ग के जो सारे व्यंजन हैं वो किस में आते हैं? कंठ से उनका उच्चारण स्थान होता है। फिर च वर्ग के सारे व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से। क, च, फिर ट वर्ग का, ठीक है, फिर त वर्ग, फिर क्या है? प वर्ग। इतनी बातें तो आपको पता होंगी। यानी क वर्ग के जो सारे व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग के जो सारे व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, जितने भी हैं, ये सब इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। त, थ, द, ध, न, त वर्ग के जितने भी हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। प वर्ग, प, प, भ, म, ये जिनका प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है। अच्छा, कंठ से अब कौन कौन से और होते हैं? तो एक होता है आपका कंठ से, आप याद कर सकते हो, कंठ से होता है आपका वियाह करके। ठीक है। इसकी एक ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक कौन सी है? जैसे जो सारे विसर्ग हैं, विसर्ग तो एक ही होता है, आपको पता है विसर्ग कौन सा होता है? ये अ वाला जो विसर्ग होता है, विसर्ग हुआ, ठीक है, अ हुआ, आ हुआ और ह हुआ। इनका उच्चारण स्थान भी कहां से होता है? इनका उच्चारण स्थान भी होता है कंठ से। ठीक है। फिर तालु से कौन कौन सा होता है? ई, बड़ी ई और य और स, यानी ईएस करके जो इसका ट्रिक है, ईईएस, यानी ईएस करके जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से।
ठीक है। मूर्धा से ऐसा लगता है ऋषि मुनि की साउंड आता है। तो मूर्धा से आपका होता है री, फिर र, फिर ये वाला स, षटकोण वाला से। ठीक है। फिर दंत से क्या होता है, आप देखो दंत का कैसे याद रखोगे, आप दंत कैसे याद रखोगे, कोई चीज आप खाते हो तो वो दांतों में जो चिपकती है, टॉफी वगैरह खाते हो, चॉकलेट वगैरह, तो लस लस करती है दांतों में। तो दंत में आप याद रख लेना ल और छोटा वाला से। और ये जो ओष्ठ है, ओष्ठ में कौन कौन सा है, ऊ और ऊ होता है। ठीक है। ये सारे उच्चारण स्थान के आधार पे हैं, ये सारी लिस्ट हमने बना दी, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तालु से कौन सा नहीं है, तालु से च वर्ग का होगा और ईएस वाला होगा। देखो च वर्ग का ये है, तो ये तालु से होगा। च छ ज ये भी होगा। क ख ग, ये क वर्ग का है, घ क्या है, क वर्ग का है, यानी यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है। यानी जो आपका घ है ये तालु से नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही होगा। यानी घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, घ का स्थान, घ जो है घड़ी घ, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। क्या होगा, कंठ। इसका उच्चारण स्थान तालु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अहमदाबाद जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो अहमद, अहमद में लगा हुआ है आबाद। क्या लगा हुआ है, आबाद। अहमद में क्या लगा हुआ है, देखो दाबाद तो होगा नहीं। ठीक है। अबाद होगा नहीं। ठीक है। बाद होगा नहीं, तो क्या होगा, आबाद। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अहमदाबाद। अहमद मूल शब्द है, उसमें आबाद लगा हुआ है, यानी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो आपको बताना, देखो गाय कौन संज्ञा है। भाववाचक तो वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, चोरी, ईमानदारी, तो ये तो होगी नहीं। द्रव्यवाचक होगी नहीं, द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन जो हम पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक जिससे कोई नई वस्तु बनाई जा सके, जैसे दूध, दही वगैरह, लोहा, आयरन, लोहा, सोना, ये सब द्रव्यवाचक, तो गाय तो ये होगा नहीं। व्यक्तिवाचक से ये होता है जिसकी कोई दिमाग में फिक्स इमेज बन जाए, ऐसी संज्ञा जिसको, जिसका नाम लेने पे आपके दिमाग में फिक्स इमेज बन जाए। जैसे हमने कहा दिल्ली, किसी शहर का नाम ले लिया, मान लो दिल्ली, या फिर हमने कह दिया ताजमहल। ठीक है। ताजमहल कह दिया, दिल्ली कह, दिमाग में हमारी इमेज बन जाएगी, अच्छा दिल्ली एक शहर है, ताजमहल एक मतलब आपका कह सकते हो क्या है, स्मारक है। ठीक है ना, ऐतिहासिक स्मारक है। ताजमहल का भी क्या बन जाएगा, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा। ठीक है। तो जातिवाचक में क्या होता है, जिसमें इमेज न बोले, पूरी जाति का बोले, जैसे गाय। अब गाय में कई सारी गाय होती हैं। ठीक है। कई सारी गाय होती है, तो गाय कौन सा है आपका संज्ञा, गाय आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी गाय कौन संज्ञा है, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मामा का बहुवचन बताएं। पांचवा नंबर है, मामा का बहुवचन बताएं। तो जो रिश्तेदारों के नाम होते हैं ना, चाचा, मामा, ये सब हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, एक वचन और बहुवचन में वही यूज होते हैं। तो मामा का जो बहुवचन होगा वही होगा, मामा हुआ, चाचा हुआ, ये सब हुआ, तो चाचाओं, मामाओं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे इसके। मामा का बहुवचन क्या होगा, मामा ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है। तो पुल्लिंग यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, पुल्लिंग को टाइप करने में मिस्टेक हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे होगा, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, आपको ये बताना है छठे का। ठीक है। तो मेहनत की जाती है ना, आहार खाया जाता है, आहार लिया जाता है, तो आहार पुल्लिंग होगा। रंगत, रंगत आई ना, ये भी नहीं होगा। चाहत खत्म हो गई। ठीक है। तो ये सारे तीनों जो है, देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उस वर्ड को आप कहाँ डाल दो, सेंटेंस में डाल दो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, यानी आहार जो है ये क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा, आहार पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस वाक्य में सर्वनाम बताना है आपको। तो देखिए ये तो विशेषण होगा, ये तो सर्वनाम होगा नहीं। यहाँ पे यह जो है ये सर्वनाम है आपका, तो यह कौन सर्वनाम है आपको बताना है। पुरुषवाचक तो होगा नहीं, देखने में लग रहा है। ठीक है। अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप किसमें, निश्चयवाचक में और संबंधवाचक में, कि संबंध बता रहा है कि निश्चय बता रहा है। तो ये संबंध नहीं बता रहा है किसी से। ठीक है। तो ये संबंध नहीं बता रहा, तो ये संबंधवाचक भी नहीं होगा, निश्चय बता रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक है, कंफर्म कर रहा है कि यह कितनी उपयोगी है, यानी उसी पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। किस पुस्तक के बारे में, जहां पे ये कहा गया है इस पुस्तक के बारे में ही बात हो रही है, यानी इस पुस्तक को ये निश्चित कर रहा है कि ये जो पुस्तक है कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे, सबसे जो प्रयुक्त शब्द है ये क्या है। ठीक है। प्रविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या विशेष्य है। तो आपको ये बताना है ये क्या है, सबसे। ठीक है। तो सबसे क्या होगा, आप देखो
विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए। तो सबसे लंबी लंबा ये लंबी पूछता तो ये विशेषण होता, तो यानी विशेषण तो होगा नहीं। क्रिया विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी प्रविशेषण होगा। क्या होगा आपका? प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 8वें का ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है भाववाच्य। आपको इसमें से भाववाच्य बताना है, ठीक है। भाववाच्य बताना है इसमें आपको 9वें में कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखो ये तो कर्तवाच्य होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो ये होगा नहीं। श्याम पत्र लिखता है, ये भी कर्तवाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये बैठा होना चाहिए यहाँ पे। मोहन से बैठा नहीं जाता, बैठ नहीं जाता होगा। पत्र पत्र नहीं लिखा जाता है, डी वाला है, पत्र नहीं लिखा जाता है। तो किसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता? कर्मवाच्य हो सकता है, ठीक है। तो मोहन से बैठा नहीं जाता, यानी यही वाला ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये होगा भाववाच्य। 9 का सी होगा भाववाच्य। अगला है राम खाता होगा। यह किस काल का उदाहरण है? देखिए हम आप अगर काल पहचानने में अगर आपको दिक्कत होती है, क्योंकि काल ऐसा चैप्टर है हिंदी का जिसको पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो अगर काल को पहचानने में आपको दिक्कत होती है, मैंने इसी चैनल पे वीडियो बना के डाल रखा है। हो सकता है बोर्ड पे पढ़ाया मैंने, हो सकता है वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा आपको, काल से कंफ्यूजन ही नहीं होगी। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको कि जो होगा जो शब्द है ना, अगर ये किसी के लास्ट में होगा शब्द लगा है तो वहां पे दो काल हो सकते हैं। पहली बात तो संदिग्ध ही होगा। क्या होगा? संदिग्ध। अगर किसी के लास्ट में होगा लगा है तो वहां कौन सा काल होगा? संदिग्ध होगा। अब संदिग्ध दो जगह होता है, ठीक है। एक संदिग्ध होता है वर्तमान काल और एक होता है संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखो होगा लगा है ना, होगा, तो होगा लगा हुआ है, तो होगा लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है संदिग्ध वाला होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सामान्य तो होगा नहीं। अब देखो संदिग्ध भूत होगा या संदिग्ध वर्तमान होगा, संदिग्ध भविष्य होता नहीं है, तो ये होगा नहीं, यानी इन दोनों में से ही कोई सही होगा, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत में। तो देखो यहाँ पे ता है लगा है ना, ता ती ते, ये सब किस में लगता है? ये सब लगता है वर्तमान काल। ता है, ती है, आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो आप, तो सही है। तो यहाँ पे ता ती ते के बाद अगर होगा आ जाए तो संदिग्ध वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल इसका नहीं होगा। अगर यहीं पे ये होता कि राम गया होगा, क्या होता? राम गया होगा। तो देखो यहाँ पे भी होगा आया है, लेकिन यहाँ पे ता होगा नहीं आया, या होगा हो या ई हो ना, ई होगा या ई होगी, कुछ भी होगा, होगा, अच्छा होगा ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे होगी भी हो सकता है, ठीक है, होंगे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पे क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भूत होगा। अब गागी गे वाले में चले जाना, गागी गे तो उसमें होता है भविष्य काल में, वो वाला कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे होगा होगी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे होगा होगी हो, अगर उसके पहले ता होगा, ती होगी, ते होंगे हो, तो वो किसमें होगा? संदिग्ध वर्तमान में। या ये के बाद होगा होगी होंगे आए, तो वो किसमें होगा? आपका संदिग्ध भूत में। तो यहाँ पे ता होगा है तो कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, तो भाई ऐसा कोई शब्द है जो लिंग लिंग वचन और कारक इनके हिसाब से न बदले, तो वो क्या कहलाते हैं? वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। निपात को भी अव्यय में माना गया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अव्यय की संख्या कितनी होती है, तो अव्यय की संख्या आप 4 मानोगे। ये लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। तो वचन होगा नहीं, क्रिया होगा नहीं, वाच्य होगा नहीं, ये क्या होगा? अव्यय। वो शब्द अव्यय कहलाते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही होगा। अगला है सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कौन किस प्रकार का वाक्य है? तो ये उपवाक्य तो है नहीं, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त है, सरल है, मिश्र है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो और शब्द आया है ना, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य, यानी दो अलग अलग वाक्य को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। सर्वत्र बाध्यता को और व्यवस्था दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये सही होगा, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वो है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, यानी ऐसी कोई जीविका है जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो, तो यहाँ पे कौन सा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी 13 नंबर का ये पूछा, उसके लिए एक शब्द, ऐसी कोई जीविका है जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, उसे आकाश फल कहोगे या आकाश कुसुम या आकाश वृत्ति या आकाश सलिल। तो ऐसी कोई जीविका या रोजी रोटी जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, उसको बोलते हैं क्या? आकाश फल नहीं बोलेंगे, आकाश कुसुम नहीं बोलेंगे, आकाश सलिल भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या? आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा। नेक्स्ट है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अति का भला भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो इसका सिंपल सभी सभी को पता है, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, किसी चीज की अति होनी ठीक नहीं है, यानी ज्यादा होना उस किसी भी चीज का ठीक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पराया में कौन सा समास है? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो सीरीज है ना, आपको इसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पे उठाए और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में एक बार नहीं 4 5 10 बार तक पूछे गए हैं। ठीक है, ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए हैं और इनके रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये लगातार मतलब 2 2 3 3 साल लगातार आए हुए क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना और पराया, इसमें कौन सा समास है? तो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपना और पराया में कौन सा समास है। तो देखो अपना पराया विपरीत है ना, तो हमें पता है, जैसे माता पिता होता है, जैसे माता पिता होता है ना, माता पिता, तो इसमें कौन समास होता है? द्वंद्व समास। तो यहाँ पे भी कौन समास होगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा 15 का, अपना पराया में द्वंद्व समास होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी किसकी सही है? तो देखो यहाँ पे वर्तनी किसकी सही है? उन्नति की वर्तनी सही नहीं है, छोटी ही होता है। अनुग्रहित में बड़ी ही होता है, ये भी सही नहीं है, ये दोनों गलत लग रहे हैं। कनिष्ठ नहीं होता, ये कनिष्ठ होता है, ये भी गलत है। ज्योत्सना की वर्तनी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा 16 का। 17 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करें। देखो तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र तो जिसको फेंक के मारा जाता है उसको बोलते हैं, तो अस्त्र तो होगा नहीं। ठीक है, फौलाद ये होगा नहीं। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, यही सही होगा इसका। ठीक है ना, शास्त्र तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तलवार को हाथ में लेके लड़ते हो ना, जो हाथ में लेके हथियार लड़ा जाता है शस्त्र बोलते हैं, फेंक के मारते हैं उसे अस्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा 17 का। 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 18 है, पंगु का विलोम क्या होगा? तो पंगु का विलोम होगा अपाहिज, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द पूछा है, शक्तिहीन हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, तीनों तो पर्यायवाची हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे। विलोम पूछा है तो सुडौल इसका क्या होगा? विलोम होगा, यानी सुडौल यानी हेल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची क्या होगा? आडंबर का मतलब ही होता है, सॉरी पर्यायवाची नहीं पूछा है, पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो आडंबर का ढोंग होता है, पाखंड होगा, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, पाखंड होगा। ठीक है, पाखंड, ढोंग, ये दोनों तो हो जाएंगे, पर्यायवाची होंगे। पर्यायवाची नहीं, ढकोसला भी होता है, यानी दर्प जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये सारे क्या है? पर्यायवाची हैं, दर्प इसका पर्यायवाची नहीं है। 19 नंबर का सी सही होगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो तत्सम तद्भव का देखो, पौत्र का जो होता है ना वो पुत्र नहीं होता, पंजाबी भाषा वाला क्या होता है? पुत्र होता है। तो ये वाला सही, अच्छा सही नहीं है पूछा है, तो सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। देखो वर्तिका का बत्ती होता है, तो सही अपने अपने हिसाब से। वानिक का वनिया होता है, बधु का बहु, ये भी सही है, तो ये तीनों सही हैं, यही वाला सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये तत्सम तद्भव की दृष्टि सही नहीं है, पौत्र का पुत्र लिखा है इसने। ठीक है, 20 का ए सही होगा यहाँ पे, मतलब वो तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। मतैक में कौन सी संधि है? तो देखो मतैक में संधि कौन सी, कुछ करना नहीं था, पहचानने का तरीका बताता हूँ। जहाँ पे डबल झंडी लग जाए ना, जैसे सदैव हो गया, ठीक है, ये डबल झंडी लग गई, ठीक है ना, चाहे कहीं ओ की मात्रा आ गई डबल, तो जहाँ पे डबल झंडी लग जाए वो दीर्घ दीर्घ संधि होती है, बिना देखे मार दो। यहाँ पे देखो मतैक लगा हुआ है, दीर्घ दीर्घ संधि होगी, क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगला है, मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे समझता, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखो यहाँ पे मित्र भर सकते हैं क्या पहले वाले में? मैं छुपाना जानता तो मित्र, फिर धूर्त, तो मुझे धूर्त समझता, ये कुछ जम नहीं रहा। मैं छुपाना जानता तो नीच मुझे भिखारी समझता, ये भी नहीं जम रहा। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, ये लग रहा है। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझते, बट पशु तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जग मुझे क्या समझता? साधु समझता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही सेट बैठ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 23 नंबर। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म है। तो मंदिर हम जानते हैं, मंदिर क्या होता है? जहाँ पे देवता वगैरह रहते हैं, तो घर होगा नहीं, गुफा होगा नहीं,
पूजा घर और देवालय, इन दोनों में से कंफ्यूजन हो सकती है हमें एग्जाम हॉल में, तो मंदिर का तो दोनों होगा। मंदिरा, मंदिरा किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर का हमें ये पता होना चाहिए मंदिरा क्या होता है। देखो मंदिरा किसे कहते हैं, मंदिरा हम जो पूजा घर और ये डैश आप पुजारी होगा, तो मंदिरा पुजारी को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अश्वशाला को बोलते हैं, याद रखना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ज्यादा ये दिक्कत हो रही है चलाने में इसको। हाँ अभी सही है। ये देखो मंदिर का क्या हो जाएगा, देवालय, और मंदिरा का हो जाएगा अश्वशाला, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा। मंदिर मंदिरा का देवालय और अश्वशाला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 23 का। 24 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द खराबी का अर्थ नहीं है। खराबी का अर्थ नहीं, यानी खराब कोई चीज हो जाती है, खराबी का अर्थ नहीं है। खराबी मतलब विकारी हो गया, दोष निकल गया, ठीक है ना, अवगुण उत्पन्न हो गया, नकली नहीं होगा, असली नकली अलग चीज है, ठीक है, नकली अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी खराबी का जो अर्थ है वो नकली नहीं होगा। 25 है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपमेय और उपमान का जो उपमान के बीच की समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जैसे नहीं देखा आपने कि जैसे सा सी से आता है ना, क्या आता है, सा से सी, ये सब नहीं आता उसमें अलंकार में, ठीक है। तो सा से सी ये सब जो ये जो शब्द होते हैं उपमेय और उपमान के बीच की क्या करते हैं, ये समानता बताते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं यही पूछा है। तो उपमा कहते नहीं है, रूपक कहते नहीं, उपमान कहते नहीं है, ये सब कहलाते हैं क्या, वाचक शब्द। या घुमा के ये पूछ सकता है आपसे कि बताओ वो कौन सा अलंकार है जिसमें वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द मतलब सा सी से लगा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जहाँ पे वाचक शब्द होते हैं वो कौन सा अलंकार है, तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो होता है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। 25 का 20 सही होगा। 26 है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये महादेवी वर्मा की कविता है। इसमें कौन सा रस है, तुम्हें पता है इसमें कौन सा रस है। श्रृंगार रस की बात नहीं हो रही, हास्य रस की बात नहीं हो रही, भक्ति रस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है किसकी, वीर रस की। ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया, यानी वीर रस। अगला देख लो भैया, छंद का प्राण किसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी छंद है उसकी आत्मा यानी उसका प्राण किसको कहते हैं, उसके तुक को कहते हैं ना। तुकबंदी जो होती है उसके तुक को क्या बोलते हैं, छंद का प्राण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये भी आप ये याद रखना। अगला है, पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था। तो पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया था, ये श्रेय जाता है श्रद्धा राम फिल्लौरी को। किसको जाता है, श्रद्धा राम फिल्लौरी को। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये एकदम सही होगा, ये भी आप याद रखना, साहित्य से क्वेश्चन था। तो ये थे 28 क्वेश्चन 28 चैप्टर से, जो कि आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल और जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। और अगर आप इस सीरीज को पहली बार अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसे तुरंत मतलब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई सीरीज डालूंगा इससे संबंधित तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और आप सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप को ये सीरीज हेल्पफुल लगती है और लगता है कि सच में अच्छी है तो इसको लाइक, एक बार इतनी मेहनत को आप लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं अगली सीरीज में इसी जोश और हिम्मत के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।